हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। कैसे आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना घर वालों का सभी का आप ध्यान रख रहे होंगे। चलिए तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लगाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चनों का आंसर आप जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करिएगा। ध्यान से देख लीजिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। बहुत ही खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर धीरे से आ चुका है। चलिए करे भाई। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो आपको मैंने गरीबों वाला तरीका दिया था, वैसे आप पता नहीं कैसे कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं, या मैं कहूं एक परिवार में कितने सदस्य हैं। आप कहेंगे सर 4 सदस्य। नाम बताइए। 0, 9, 8, 7। जो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो इस छत के नीचे नहीं रहता, तो बताइए वो कौन है। आप कहेंगे सर 2 सदस्य है, 0 और 9। ठीक है, 0 और 9। जितने छत के नीचे रहते हैं उतने 9 लगा दीजिए, और जितने छत के नीचे नहीं रहते उतनी 0। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए 87 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? अगर मैं कहूं 87 में से 9 गया तो आएगा 78, यानी कि 978 बटे कितना हो गया? 9900 हो गया। 8, 7, 15, 9, 24, यानी कि 3 से काटा जा सकता है। 3 से ऊपर काटिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 छिके 18 रपोन 3300 इस क्वेश्चन का आंसर है। 326 बटे 3300 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। 326 बटे 3300। आगे चलते हैं। आपको मैंने कई बार कराया इस तरह के सवाल, और मैंने आपको इसका गरीबों वाला तरीका ये बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। बताइए इसको कैसे करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, कैसे करना है। देखिए आपको पूछा गया में से, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी फ्रैक्शन को देकर में से पूछा जाए तो ऊपर वालों का में से, नीचे वालों का लेस है। एचसीएफ बटे एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। चलिए तो 7, 4 और 7 का में से क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। और मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि 9, 15 और 10, इनका लैसे क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या को लैसे मानिए। अब ये 10 से क्यों नहीं कटता है? क्योंकि इसमें 2 की कमी है। और 9 से इसलिए नहीं कटता क्योंकि इसमें एक 3 की कमी है। तो आंसर क्या होगा? 15 दूनी 30, 30 90। 1/90 सवाल का आंसर है। 1/90 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 1/90। सही है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप क्वेश्चन देखते रहना और ध्यान से आंसर करते रहना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आप स्कोर बताते रहना, शेयर कर देना सेशन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, अपने दोस्तों में। आज देख लेते हैं आपकी तैयारी कितनी है, आप किस तरीके से किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ध्यान से देख के बताना। करे भाई। चलिए तो इस सवाल को देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। ये दिया गया है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 बराबर है a + b √3। तो आपको a² + b² की वैल्यू जानना चाहता है। देखिए पहले तो इसको हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करता हूं, √3 - 1 और √3 + 1। अगर मैं √3 + 1 के उल्टे साइन से, कहने का मतलब बीच में क्या है? प्लस है, तो आप इसके कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दीजिए उल्टे साइन के साथ।
ठीक है, ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ऊपर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3, a का स्क्वायर यानी कि 3, b का स्क्वायर यानी कि प्लस का 1 और माइनस का 2√3, 2ab हो जाएगा, है ना। अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर बचेगा 2 - √3 और नीचे भी क्या है 2, 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू क्या आई 2 - √3 जो किसके बराबर है a प्लस बी √3 के बराबर दी गई है। अब बताना कंपैरिजन करके आपके हिसाब से a की वैल्यू कितनी है भैया 2, a की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 के और b की वैल्यू किसके बराबर होगी -1 के। बात समझ में आ रही है, b की वैल्यू कितनी होगी -1। तो आपसे पूछ रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो a की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो यानी कि आंसर कितना हुआ 5। इस सवाल का आंसर कितना होगा मेरे भाई 5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे भाई 5। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 5। आगे चले, इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे 5 कर रहे थे तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं बाबू, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप इसकी कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर आ जाएगा 5। आंसर कितना आ जाएगा 5। आगे चले भाई, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, ये देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ये क्या कहना चाहता है, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। चलिए खैर इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आ रही है बात समझ में, नहीं छूटा ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। a - 1/a = कितना दिया गया है 6 के बराबर, या आप ऐसे मानिए a - 1/a की वैल्यू अगर कभी भी x के बराबर दी जाए और आपसे पूछे a² + 1/a² की वैल्यू, तो आप बता देना x² प्लस में 2 और आप इस वैल्यू को b के बराबर मान लीजिए। अब b के बराबर, तो यहां से आपसे पूछ सकता है a⁴ प्लस 1/a⁴, तो आप कह देना b² - 2 के बराबर, ठीक है। अब सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए और क्वेश्चन का आंसर जरा निकाल के बताओ क्या आ रहा है। a - 1/a की वैल्यू कितनी है, कितनी है भैया 6 के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हुई 6, तो 6 को यहां पे रख दीजिए। 6 का वर्ग करेंगे 36 और 36 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 38। अब b की वैल्यू यहां पे रखिए, 38 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा दीजिए, तो आपको पता है यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। 8 का वर्ग कितना होता है यूनिट डिजिट 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो आखिरी में इकाई अंक कितना आना चाहिए 2, और 2 केवल यहीं पे आ रहा है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर ये होगा, यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो 38 के स्क्वायर में से 2 घटाएंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। और यहां पे मैं लगभग अगर मैं चेक करूं तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही आना चाहिए, बाकी और कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है। 1442 बताइए चेक करके आप, सही है ना। तो देख लीजिए, अगर a - 1/a की वैल्यू x है तो a² + 1/a² की वैल्यू क्या होगी x² + 2 होगी, और इसे b के बराबर मान लीजिए तो a⁴ + 1/a⁴ क्या होगी b² - 2 के बराबर होगी, और यहाँ पे हम कर सकते हैं 38 का स्क्वायर - 2। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आया मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी। चलिए इकाई अंक से कर सकते, खत्म सा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए आप कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताओ। करे भाई, चलिए खैर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये वैल्यू दी गई है, ठीक है, और आपसे पूछना चाहते हैं इसका वर्गमूल बताइए। भाई एक बात बताओ, सारी जगह मैंने कहा था कि ये तो भूल ही जाया करो कि कहीं पे भी इसमें क्या लगा हुआ है, आप ये भूल जाए कि इसमें कहीं ना कहीं दशमलव लगा है। सिर्फ ये बताइए
अगर मैं इस संख्या की बात करूं तो इसका वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि दशमलव कितने अंकों पे लगेगा, 4 और 4 8। अगर 8 अंकों पे दशमलव है, अगर 8 अंकों पे दशमलव है तो आपका आंसर 4 अंकों पे दशमलव देगा, 4 अंकों पे दशमलव। तो यहां पे 3 अंकों पे है, यहां पे 5 अंकों पे है, यहां पे 6, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पेन ही भी नहीं चलाना है, अगर आप चाहोगे तो इसे सोल्व कर लेना। और सोल्व कैसे करेंगे, सिर्फ आखिरी के 5 अंकों का वर्गमूल निकालना, जो कितना आएगा 263। अब 8 है तो 4 अंकों पे, यानी कि आधे अंकों पे दशमलव लगाना होता है, तो मुझे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुझे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, चलिए। और मैंने यहाँ पे वर्गमूल लेना भी सिखाया आपको कई बार, तो ये तरीका भी मैंने आपको दिया हुआ है। अगर कोई आपको निकालते समय दिक्कत आए तो आप तरीके से भी कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करने हैं। ये क्वेश्चन देखिए, जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या कहना चाहता है। आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताओ आप। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 1% की कमी होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि होती है, कितनी होगी, ये जानना चाहता है। देखिए आप मुझे बताओ, अगर सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है, भाई खर्च कितना किया आप यहां से देख पा रहे होंगे, कितना है 75 भाग, तो बचत कितनी होगी, आप कहेंगे सर 25 भाग होगी, यस और नो। भाई टोटल भाग अगर आपका 100 है, यानी कि आपकी आय कितनी है मेरे भाई 100, तो 100 में से आपने कितना भाग खर्च किया 75, 25 बचाया और 100 भाग आपका टोटल। इसे एक अनुपात में काटिए, 3:1 बराबर कितना हुआ 4 के बराबर, 25 से काट दीजिए। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में एक वैल्यू दी गई है, आगे चलते हैं। यहां पे आप ध्यान देखिए, उसकी आय में क्या हुआ है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है। उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई है मेरे भाई, 20% की वृद्धि। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके आय में 20% की वृद्धि है, तो मेरे हिसाब से 20 की वृद्धि यहां पे भी होनी चाहिए और 20 की वृद्धि यहां पे भी होनी चाहिए। यह होता है आपका औसत, और इसमें हम औसत की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, तो चेक करते भाई, अगर मैं बात करूं आपकी बचत की, तो बचत में 1% की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 1% की कमी, और जबकि होनी क्या चाहिए थी 20% की वृद्धि, है ना। तो आप सोचिए 20% की वृद्धि ना होकर और क्या हो गई, 0 से 20% की वृद्धि ना होकर और एक कमी हो गई, तो 20 से 21 का अंतर कितना, 20 से 1 का अंतर कितना हुआ 21। तो कहने का मतलब ये कहेंगे कि 20% वृद्धि तो हुई नहीं और कमी हो गई, तो टोटल 21% गिरावट है। तो इधर 21% की कमी, तो इसका मतलब इस नंबर में 20 की वृद्धि तो है, प्लस में 21 की और होगी, और वो कितनी जगह होगी, 3 जगह। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 27%। भाई अगर आपकी किसी और चीज में कमी है तो मतलब इसका फायदा किसी और को मिलेगा, सही है। इसके हिस्से में 21 की कमी आई, तो ये 20 भी ले रहे होंगे और इनके हिस्से का 21 भी ले रहे होंगे, और 21 को आपस में बांट लिया होगा, बहुत ही तेज है। ठीक है, तो हम कहेंगे 3 जगह बांट दीजिए 21 को, कितना होगा 27% इज द राइट आंसर। ये इसका जेएसएम तरीका है, बहुत ही शानदार वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आई होप सभी का आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा, इसको कैसे करेंगे आप लोग, ध्यान से देख के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए आ गया ना सभी का आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शेयर कर देना सभी लोग, क्लास को लाइक जरूर करते रहना मेरे भाई, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ध्यान से देख के बताओ।
कैसे करेंगे? 10% 19% की हानि पर अपने दर 19% आनी, और दोनों की हानि के बीच का अंतर कितना? 9%। और 9% किसको बताता है? 27 रुपए को बताता है। आप बताइए 1% किसको बताएगा? 3 को बताएगा। और 100% जो आपका क्रय मूल्य होता है वो कितने को? 220 और चिपका दीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे भाई? 300 रुपए। दो हानि के बीच का अंतर क्या होता है? 10% और 19%, दोनों ही हानि है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 9% होगा। और 9% 27 को, तो 1% 3 को, तो 100% 300 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं और देखते हैं और किस तरह का सवाल आता है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। इसको 8 को देख के बताओ इसकी क्या उम्मीद कर सकता हूं आपसे। कर देंगे? है तो खत्म सा, पर उम्मीद आपसे भी खत्म ही रखता हूं मैं। मुझे लगता नहीं भाई कर पाएंगे। ठीक है, इस उम्मीद को गलत साबित कर दो, मतलब ये एक्सपेक्टेशन है मेरी आपसे कि आप इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, तो आप इसे सही करके सही कर देना। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन को गलत बनाना है आपको। जल्दी से देखते हैं। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कैसे करेंगे। ध्यान से, कुछ पैसों को शिवानी और परिणीता के बीच 5-7 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, बटा गया नहीं, बांटा गया। ठीक है, बांटा गया, बांटा गया। ठीक है, चलिए, यदि परिणीता ने शिवानी को 5 रुपए दिए तो अनुपात बदलकर 3-4 हो जाता है। देखिए, अगर मैं शिवानी और परिणीता की बात करता हूं मेरे भाई, तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, रेशो कितना था? 5-7 का अनुपात था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। परिणीता ने पता नहीं कैसे कैसे किया, और परिणीता ने शिवानी को 5 रुपए दे दिए बस, और 5 रुपए देते ही अनुपात क्या हो गया? 3-4 का अनुपात हो गया। अब आप ऐसी चीज सोचिए जो दोनों में कॉमन हो, जो बदला ही ना हो। हर केस में आपने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन ऐसी कोई चीज आपके नजर में जो नहीं बदलनी चाहिए, तो मैं कहूंगा देखिए, चाहे ये से दे दे चाहे ये से दे दे, हमारे पास में जो टोटल पैसा है वो तो बराबर होना चाहिए। 5-7 12, 3-4 7, ये दोनों वैल्यू बराबर। तो इसमें 7 की गुना करिए, तो यहां पे भी 7 की गुना, यहां पे भी 7 की गुना। इसमें 12 की गुना करिए, तो इसमें भी 12 की गुना, और इसमें भी 12 की गुना। अब देखिए सारी वैल्यू बराबर हो गई। 84 थे पहले भी टोटल, आज भी 84 हो गया। तो हमें यह चीज देखनी पड़ती है कि रेशो में ऐसी क्या चीज है जो नहीं बदलती। रेशो हमेशा वास्तविकता को बताता है, और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को कर पाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, चलिए, तो फिर मैं इसमें ये कह रहा था कि यहाँ पे देखिए टोटल पैसा हमने बराबर कर लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। टोटल पैसा हमने बराबर कर लिया, तो हमें ये पता चल गया कि भाई जो आपके यहाँ पे शिवानी है, इसने 35 रुपए थे, और अब इसके पास में कितना हो गया? 36 रुपए। और यहाँ पे जिसके पास में 49 थे, इसके पास 48 हो गया, मतलब 1 की कमी आ रही है हमारे हिसाब से। और 1 यूनिट किसको बताएगी भाई? 5 को बताएगी। तो बताइए आपसे क्या जानना चाहता है? बांटे गए पैसा कितना है। तो हमारे हिसाब से टोटल पैसा कितना बटा है? 84। 1 यूनिट का मतलब 5, तो 84 का मतलब 5 चौके 20, 2 5 अट्ठे 40 और 2 42, तो 420 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। बताइए कोई दिक्कत? 420 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। अगला सवाल आपके लिए लगा देता हूं, बहुत ही खूबसूरत सा। आप देख के बताना क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना होगा? ध्यान से देख के बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख के ध्यान से बताना क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको आंसर कौन पहले बताता है। एक बार नेट सा आपका चला गया था, नेट की वजह से प्रॉब्लम हुई बीच में, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। 17 ट्रेनी एक दिन में उतना काम कर सकते हैं जितने दिन में 4 एक्सपर्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 17 ट्रेनी की बात करें, एक दिन में उतना काम करते हैं जितने 4 एक्सपर्ट। कितने भैया? 4 एक्सपर्ट।
तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि अगर मैं ट्रेनी और एक्सपर्ट की बात करूं तो ट्रेनी और एक्सपर्ट की क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा? ट्रेनी का अनुपात 4 और एक्सपर्ट की वैल्यू कितनी? 17। तो क्या मैं कह सकता हूं ट्रेनी हो गया 4 और एक्सपर्ट की क्षमता कितनी हो गई? 17। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है? 12 एक्सपर्ट और 9 ट्रेनी एक तालाब को 5 दिन में भर सकते हैं। 9 ट्रेनी है, 12 एक्सपर्ट है, ठीक है। तो यहां पे 12 एक्सपर्ट करिए और 9 ट्रेनी करिए और कितने दिन में भरेंगे भाई? 5 दिन में भर देंगे, ठीक है। यही काम हमें करवाना है। किससे? कितने ट्रेनी, हमें नहीं पता कि कितने ट्रेनी लगेंगे, हम मान लेते एन और टी, टी फॉर ट्रेनी, एन फॉर नंबर, हमें पता नहीं कि कितने ट्रेनी चाहिए, ठीक है। और ये टी इनकी क्षमता है, तो हमें नहीं पता कि कितने ट्रेनी के साथ 4 एक्सपर्ट लगे। कितने एक्सपर्ट लगे? 4। और इस काम को कितने दिन में कर दे भैया? 15 दिन में कर दे, बात खत्म है। चलिए तो देखते हैं। 5 से 15 को काटिए 3 बार और जो वैल्यू दी है वो रख दीजिए। यहां पे रखेंगे 12, ई की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 17, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है? 4, तो 9 गुना 4 बराबर में देखते हैं। एन की वैल्यू हमें पता नहीं, टी की वैल्यू कितनी है? 4 और 4 गुना 17, ठीक है भाई, और गुना 3, यहां पे 3 आ गया। अब बताइए कितना होगा? 12 की गुना 17 से करते हैं या कुछ ऐसा जो कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, कुछ ऐसा कॉमन जो ले सकते हैं। बिल्कुल 4 कॉमन बन जाएगा, 4 यहां से भी कॉमन, यहां से भी, तो 4 हटा दीजिए और 4 यहां से भी कटेगा। 4 से काटिए 3 बार, तो 17 3 51 और 9 कितना हो गया? 60। और ये हो जाएगा भाई एन, एन और इधर क्या हो जाएगा? मतलब 3n हो जाएगा। 3 की गुना n से होगी और 17 की गुना 3 से होगी 51। अगर मैं 60 में से 51 घटा देता हूं तो कितना बचेगा? 9, और ये होगा 3n के बराबर। n की वैल्यू क्या हो गई? 9 को काट दीजिए 3, तो n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर मुझे पता करना हो यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ ट्रेनी चाहिए तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बताइए, सभी का आंसर 3 आ रहा था। अच्छा सवाल है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो आप देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आसान था, है ना। आपने यहाँ पे ट्रेनी और एक्सपर्ट की मतलब निकाल ली एफिशिएंसी, और आपको जो जो क्वेश्चन बोलता रहा था बस उसे एक लैंग्वेज में लिखना है, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे कि 12 एक्सपर्ट और 9 ट्रेनी, इस काम को अगर 5 दिन में करते तो कितने ट्रेनी आपके 4 एक्सपर्ट के साथ इस काम को 15 दिन में कर पाएंगे? तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे भाई? 3 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं नेक्स्ट वाला। अब देखना क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। आप इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को देख के बताओ आप इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना। चलिए तो देखते हैं इस सवाल का आंसर कितना होगा। ध्यान से देख के बताओ जरा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं तो ध्यान से देखिए। एक तस्कर वीरप्पन एक पुलिसकर्मी द्वारा 200 मीटर की दूरी से देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो वीरप्पन भी भागने लगता है। भाई वीरप्पन को जानती है, वो बहुत खतरनाक था। अब वो जैसे पुलिस को देखता है और वो 200 मीटर की दूरी पे रहता है तो भागना शुरू हो जाता है। पुलिस वाला भी इसके पीछे भागना शुरू करता है। और तस्कर की गति कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिसकर्मी की गति कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तस्कर को पकड़े जाने से पहले कितना चलना पड़ा? भाई एक बात बताओ, आपका इस क्वेश्चन में समय दोनों के लिए समान है। समय दोनों के लिए क्या है? सेम है। कब सेम है? 200 मीटर के गैप की बात अगर मैं करूं, मान लीजिए मैं यहां हूं और 200 मीटर पे भाई तस्कर है और मेरा मूड खराब है भाई, तुम्हें पता है ताजा ताजा दरोगा बना है लड़का, तो पीछे भागना शुरू कर देता है उसको देखते ही। अब वो 200 मीटर की दूरी पर है तो पुलिसकर्मी तो भाई भागेगा और उधर से वो भी भागेगा, तो दोनों के लिए दौड़ना शुरू है। तो यानी कि समय दोनों का समान हो जाता है जब तक वो शुरू करते दौड़ना और पकड़े जाने तक का, तो समय है समान। तो बात आ जाती है दूरी की और स्पीड की, दोनों का रेशियो समान होगा। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो यहाँ पे 10 और कितनी है? 12। ये आपका वीरप्पन है और ये आपका पुलिस वाला, ठीक है। चलिए
तो मुझे बताइए इनके बीच का अंतर कितना है, 2, और 2 यूनिट किसके बराबर है, 200 मीटर के बराबर। तो 2 यूनिट 200 को बताती है, तो 10 यूनिट किसको बताएगी, 1000 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 1 किलोमीटर। 1000 मीटर या 1 किलोमीटर, भाई 1 किलोमीटर ही तो होता है 1000 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा, या 1000 मीटर भी हम कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का आता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बता दे रहा हूं, 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज की पारी का औसत 52 था और 14 पारियों के बाद उसका औसत तो कितना हो गया, 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली की तुलना में 20 अधिक रन बनाए तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए, यह क्वेश्चन है। बताइए कैसे करेंगे। तो मेरे पास में एक बॉक्स मेथड होता है जिसकी सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। एवरेज के लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर पाएंगे। अब देखिए 4 बॉक्स बना लीजिए, इस तरीके में आपको 4 बॉक्स की जरूरत पड़ती है। मैं आपसे पूछता हूं पहली 12 पारी में औसत कितना, 55। अगली 2 पारी और खेली तो 14 पारी में औसत कितना हो गया, 60। भाई 12 में 55 था और आज सभी 14 पारियों का, या मैं ये कह सकता हूं अगली 2 पारियों का, अगली 2 पारियों का, ठीक है, नेक्स्ट 2 पारी और खेली, यानी कि 12 के बाद में 2 पारी और खेली है तो 14 पारी होगी, और 14 पारी में औसत कितना हो गया, 60। तो पिछली पारियों का औसत कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 5। 12 पारियों में 5 और बढ़ गया है ना, जिनका 55 था आज उनका भी 60 है। तो 12 गुना 5 टोटल कितना बढ़ा भाई, औसत की गुना पारी से करेंगे तो टोटल 60 बढ़ा। हम ये कह सकते हैं ये 60 इनके पास में आया कहां से। आप कहेंगे सर जो 13वीं और 14वीं पारी है, जो 13वीं और 14वीं पारी है, इन्होंने ये 60 शेयर किया है, ये 60 क्या है, शेयर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बात को देखना, आपकी जो 14वीं पारी है वो 13वीं पारी से 20 रन ज्यादा है। 14वीं पारी में पिछली एक की तुलना में 20 रन अधिक है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसमें से 20 कम कर लेता हूं, बाकी भी इतना बचा 40। तो मैं ये कह देता हूं भाई देखिए अगर इसे 0 देते हैं तो इसे 20 रन ज्यादा मिलेंगे, मतलब इससे 20 का अंतर रखेगा ये। अब 40 को 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, इसको भी 20 दे दीजिए और इसको भी 20 दे दीजिए, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत है, ध्यान से देख के बताइए। तो यहां से मैंने इन 60 को बांट दिया, इसे 0, इसे 20, इसे 20 और इसे 20। चलिए अब ध्यान से सुनिए, 20 रन अधिक बनाता है और बाकी को हमने क्या किया, बराबर शेयर कर दिया। अब आपको पता है ये 2 पारी 60-60 रन की है, तो 60 तो इसने भी बनाया होगा, 60 इसने भी बनाया होगा, क्योंकि एक औसत है। अगर मैं आपसे कहूं भाई टोटल रन कितने हुए, तो यहाँ पे 14वीं पारी में 100 रन हुए, और अगर मैं पूछूं 13 पारी में कितना हुआ, तो आप बता सकते हो 13 पारी में कितना होगा, 80। तो मुझसे पूछा कौन सी पारी के बारे में, आप कहेंगे सर इसमें पूछा 13वीं पारी में, तो 13वीं पारी में रन कितने मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 80। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80, सही है। और अगर आपसे पूछता 14वीं पारी में कितना, तो 100। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चे को इसी चीज में आती है, और इसी चीज को मैं दोबारा बता देता हूं। बाकी ये तो आपको पता है कि 12 पारियों का औसत 55 था, अगली 2 पारी और खेली, यानी कि 14 पारी का औसत कितना हो गया, 60 हो गया। 5 रन ज्यादा बन गए, पिछले 12 पारियों में भी औसत कितना बढ़ गया, 5। तो 12 पंजे 60, यानी कि हमने 60 रन ऐसे है जो शेयर किए हैं। 14वीं और 13वीं पारी ने मिलकर क्या किया, 60 रन पिछली पारियों में शेयर किए। अब आपको यह पता है कि जो 13वीं और 14वीं पारी है उनमें 20 का अंतर है, तो मैं कर लेता हूं पहले ही 20 का अंतर कर दिया। और ये 20 रन आएंगे कहां से, ऐसे थोड़ी अंतर कर लिया तो ये 20 रन भी तो चाहिए। तो मैं 60 में से 20 घटा देता हूं जो हमने शेयर किया था, बाकी 40 को बराबर बांट देते, 20 इधर 20 इधर, ठीक है। और ये जो 60 है ये औसत सभी का था, मतलब 60 इधर भी रहेगा और 60 इधर भी रहेगा, ठीक है। तो 60-60 बराबर बांट दिया, तो आंसर कितना होगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लगा लेते हैं 12। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा।
ये देखना, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, इस क्वेश्चन की बात करता हूं, इसको कैसे करेंगे। ये संख्या दी गई है और इसे 3 से भाग दिया जाता है, तो x के योग का संभावित मान बताना। x के योग का, भाई सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि कोई भी संख्या अगर 3 से भाग दी जाए तो कब कटती है, जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। तो 2 में 7 जोड़िए 9 कट गया, 6 भी कट जाएगा 3 से। अब बचे ये दोनों, तो अंकों का योग कितना हुआ x + 1। तो इस x की वैल्यू क्या क्या रखे जो ये 3 से कटे, तो पहली तो 2 रखनी पड़ेगी क्योंकि 2 में 1 जोड़ते ही 3 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 3 के अंतर पे एक अगली संख्या क्या होगी 5, 5 रखिए, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, वो भी 3 से कट जाएगा। फिर 3 अंतर पे करेंगे तो 8, तो 8 आखिरी एक ऐसा अंक है जो यहां रख सकते, क्योंकि उसके बाद में तो 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, तो वो रख नहीं सकते। तो ये इसके संभावित मान हो गए x के 3 मान है जो यहां पे रख सकते हैं। तो 2 और 8 10 और 5 15, तो x के संभावित मानों का योग कितना होगा 15 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को क्लियर है, बताइए कितना होगा 15। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए मेरे भाई 15। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 13, ध्यान से देख के बताना क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहना चाहता है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहना चाहता है, ध्यान से देख के बताना। ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसे जूम करके हिंदी में लगा लेता हूं, इसे जूम करके थोड़ा सा हिंदी में लगा के चलते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से देख लीजिए और अब बताना इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए, दिखाई दे रहा है आपको, साउंड आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस चेक करते रहना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। ए, बी और सी के पास क्रम से 152, 171 और 266 कंचे हैं। वे इन कंचों को इस तरह विभाजित करने का निर्णय लेते हैं कि सभी भागों में समान संख्या हो, मतलब वो मैक्सिमम एक ऐसी संख्या जो इसके पास भी हो, इसके पास भी हो, इसके पास भी हो। तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, मतलब मैक्सिमम संख्या जो आपकी आएगी वो इन कंचों को भाग दीजिए, उससे इसको भाग दीजिए, इसको भाग दीजिए, तो ये जोड़े कितने बनेंगे, टोटल पेयर काउंट करने, ठीक है। चलिए तो इस तरह बनाए जा सकने वाले भागों की न्यूनतम संभव संख्या क्या हो, तो देखते भाई। सबसे पहले मैं ए की बात करता हूं, बी की बात करता हूं और सी की। ये हमारे पास में 3 बच्चे हैं जिनके पास में कंचों की संख्या किस तरीके से दी गई है। अगर मैं बात करूं, कंचों की संख्या पहले के पास में 152 है, दूसरे के पास में 171 है और इसके पास में 266। अब मुझे बताइए इनको काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, सोचिए। यानी कि इनका मैसे होगी, और मैसे लेने का तरीका, HCF लेने का तरीका मैंने आपको क्लास में बताया, बहुत ही आसान है। सिर्फ आप ये देखिए किन 2 संख्या के बीच में अंतर सबसे कम है। आप कहेंगे सर इन दोनों संख्या के बीच में अंतर है 19 का, और ये सबसे कम है। तो ये 19 एक ऐसी संख्या भी है जो अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या के कभी टुकड़े नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब में से खुद 19 ही होगा। तो HCF कितना हो गया 19, 19 से इसको भाग दीजिए कितना आएगा 8, 19 से इसको भाग दीजिए 9, 19 से उसको भाग देंगे 19 चौके 76, ठीक है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि ए के पास में ऐसे 8 पेयर बनेंगे, 9 इसके पास, 14 इसके पास, 14 में 9 जोड़ेंगे 23 और 8 31। तो हमारे पास में टोटल भागों की संख्या न्यूनतम कितनी आएगी 31 आएगी, 31 आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 19 कर देते अगर ऑप्शन में 19 होता। 19 नहीं करेंगे क्योंकि 19 तो वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो समान संख्या है जो सबको मिल रही है, वो समान संख्या जो सभी को मिल रही है, लेकिन उनसे कितने कितने हिस्से में आ रहे हैं, 19 19 के कितने जोड़े बन रहे हैं। इसको 8 भाग मिलेगा, इसको 9 और इसको 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये कच्चा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है भैया आपका ये नेक्स्ट वाला, ध्यान से देख के बताओ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाहता है, इसको देख के बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 14 सभी का आंसर आ गया था ना, गलती तो नहीं कर रहा था कोई, तो देख लीजिए कहीं गलती नहीं करनी है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, सही है। चलिए देखते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। देखिए चलिए तो रीड कर लेते हैं। 1 वर्ष 6 महीने के लिए 15,625 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो।
देखिए अर्धवार्षिक का मतलब समझिए पहले तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे अर्धवार्षिक का मतलब है कि आपने किसी को पैसा दिया 1 साल 6 महीने, कितने महीने हुए टोटल, 18 महीने भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने किसी को 18 महीने के लिए पैसा दिया और आप उसके पास में हर 6 महीने में जाते हो, हर 6 महीने में जाते हो भाई पैसा निकालो। अब 6 महीने में अगर आप जाते हो और आपको कोई 8% वार्षिक ब्याज की दर देता है, मतलब 8 रुपए कितने महीने में देता है मेरे भाई, 8 रुपए देता है 1 वर्ष यानी कि 12 महीने में, तो 6 महीने में कितना देगा, आप कहेंगे सर 6 महीने में देगा 6 से 2 बार 2 से 8 को काटेंगे 4%, है ना। और 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25। अगर ये आपका मूलधन है तो आपका ये ब्याज होगा। तो बताइए आप पहली बार जाएंगे जब 6 महीने में तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 25 रुपए पर 1 का ब्याज, तो कितना मिला 26। ये पहले साल के लिए है। अगर मैं कहूं आपसे ऐसा वो 3 बार करेगा, कितनी बार जाएगा भाई 18 महीने में अगर हर बार 6 महीने में जाता है तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो आप ऐसा करेंगे 25 से 26 पहली बार, 25 से 26 फिर, और 25 से 26 फिर से। तो आप यहां पे देख पाएंगे, इसका घन कर दीजिए, इसका क्यूब। 25 का घन कितना होता है, 156 25 होता है भाई, और इसका घन कितना होता है 175 76। अगर आपको ये घन याद है तो बात बन जाएगी, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। चक्रवर्ती ब्याज निकालिए, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, इन दोनों का अंतर, मूलधन और मिश्र धन का अंतर। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 15 में से 6 गया 9, और 6 में से 5 गया 1। 1951 रुपए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको यह देखना है कि आपकी दर क्या होगी, क्योंकि आप हर 6 महीने में जाते हो और 1 साल के लिए आप 8 रुपए लेते हो, तो 6 महीने के लिए 4 रुपए लेंगे, 4% की फ्रैक्शन 1/25, 25 रुपए पे 1 का ब्याज यानी कि 26 रुपए मिश्र धन हो गया। और ऐसा आप कितनी बार करेंगे, आप 3 बार करेंगे, क्योंकि हर 6 महीने में जाते हैं, तो 18 महीने में कितनी बार जाते होंगे बताइए। तो 18 को 6 से भाग देंगे, 3 बार जाएंगे, तो 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26, यानी कि 25 का घन हुआ और 26 का घन, अंतर कर लेंगे तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। अब ये देखिए भाई जरा क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि आखिरी क्वेश्चन है, तो अंतिम क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, इसको भी देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सरलतम तरीके से बताना, मतलब बिल्कुल खत्म सा सवाल है, मिट्टी डाल दीजिए इस क्वेश्चन पे आप, आसान है, मिट्टी डालते हैं। देखिएगा अगर आपने इस तरह का सवाल पहले किया है तो कर सकते हैं, नहीं किया तो बड़े ध्यान से समझेंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ध्यान से कोशिश करिए आप इसे कर पाए। चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ऊपर दिखाए गए वर्त में, ऊपर या नीचे, दिखा तो नीचे रहा है, चलिए खैर नीचे दिखाए गए वर्त में जीवा ए बी, देखिए जीवा क्या है होती है, ये होती है आपकी जीवा। जब वर्त के अंदर एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिला देते हैं, जैसे इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिलाइए, कहीं भी मिलाइए, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है वर्त की, उसका व्यास होती है, उससे बड़ी जीवा नहीं हो सकती है। तो ये आपकी जीवा है, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाया जाता है, हमने बढ़ा दिया भाई आगे तक का, ताकि वो स्पर्श रेखा डीई, ये आपकी स्पर्श रेखा कौन सी है भाई, ये स्पर्श रेखा होती है आपकी डीई। स्पर्श रेखा का मतलब क्या हुआ, जो वर्त को कोई टच करे बस वो स्पर्श है, ठीक है, स्पर्श कर दिया भाई, इसको टच सा कर दिया, ये बड़ा गुस्सा है ऐसे, मतलब इसको टच कर यहाँ पे मिला दिया, तो क्या हो गया, डी हो गया। अब बताइए ए बी की लंबाई कितनी दी गई है, 5 दी गई है, आपको डी की लंबाई कितनी दी गई है, 6, आपसे बीडी की लंबाई जानना चाहता है, ये कितनी हो गई, मतलब यहां से लेकर यहां तक की। तो याद रखिएगा एक रिलेशन, वो क्या होता है, इस पॉइंट से लेकर यहां तक की दूरी क्या हुई, बीडी हुई, और उसी पॉइंट से लेकर यहां तक की दूरी क्या हुई, डी ए होगी, और ये किसके बराबर होती है, इस स्पर्श रेखा के स्क्वायर के बराबर, यानी कि डी स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। और बीडी कितना है मेरे भाई, बीडी की अगर मैं बात करूं तो ये x है, और डी ए कितना हो जाएगा 5 + x।
अब आप यहां से ऑप्शन से देख के बताओ कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं रख दूं जो ये सेटिस्फाई हो जाए इक्वेशन, x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जो ये सेटिस्फाई इक्वेशन हो जाए। तो आप कहें सर x की वैल्यू 4 रख दीजिए, 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 में 5 जोड़ेंगे 9 और 9 की गुना 4 से करेंगे 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो यहीं तक रखते सेशन को। आप मुझे आज का स्कोर बता देना। क्लास कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताना। सेशन आपको कैसा लगा लाइक शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है। और जल्दी से बता दीजिएगा आज का स्कोर कितना रहा। यहीं तक सेशन को रख देते हैं और आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा क्लास में बने रहिए। तो मिलते फिर अगले सेशन में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर।